ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या मैं यहाँ खड़े खड़े इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। अगर मुझे मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू पता हो और अगर मुझे ये पता हो कि मैं स्टैचू के टॉप को किस एंगल से देख रही हूँ तो मैं इसकी हाइट आराम से निकाल सकती हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही सिचुएशंस में काम आती है ट्रिगोनोमेट्री। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह इस एक वीडियो को देख के आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्राई बोले तो थ्री, गॉन बोले तो साइड्स और मेट्री बोले तो मेजरमेंट। एग्जैक्टली। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा वो पॉलीगन होता है जिसमें होते हैं 3 साइड्स? ट्राइंगल। एग्जैक्टली। तो मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो डील करता है विथ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एग्जैक्टली। एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं इन ट्रिगोनोमेट्री। हे, एरोप्लेन। ये एरोप्लेन अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करता है तो क्या मैं इस एरोप्लेन की हाइट पता कर सकती हूँ? प्रिशा मस्त मजे में स्विमिंग कर रही है। क्या मैं ये पता कर सकती हूँ कि कितने डिस्टेंस पे है प्रिशा? इन दोनों ही सिचुएशन में अगर हम ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इनफैक्ट इस तरह के कई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट। सो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम कई सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो शुरुआत करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के इस जर्नी को? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ेंगे बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। तो इतनी देर में हमें इतनी बात तो समझ में आई है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। अब इन रिलेशनशिप्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ रेशियोज जिन्हें हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एग्जैक्टली। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो चलो सबसे पहले लेट अस इंट्रोड्यूस द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कौन है ये? साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, tangent of theta, cotangent of theta, secant of theta and cosecant of theta। तो ये हैं हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये तो हो गए इनके अच्छे वाले नाम, जैसे हम सभी के होते हैं ना कि स्कूल का हमारा एक अच्छा सा नाम होता है। जिस बच्ची का स्कूल का नाम होता है अनिंदिता, उन्हें ही घर पे या यार दोस्त प्यार से क्या बुलाते हैं? एनी। राइट। तो अनिंदिता बन जाती हैं एनी। ठीक उसी तरीके से ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम हैं, इनके भी कुछ शॉर्ट नेम्स हैं जिनको हम आमतौर पर यूज करते हैं। और वो क्या हैं? वो कुछ इस तरह से हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो देखो, हमने टैंजेंट को शॉर्ट में टैन बना दिया, कोटैंजेंट को शॉर्ट में कॉट बना दिया, सीकेंट को शॉर्ट में सेक बना दिया और कोसीकेंट को बना दिया कोसेक। तो सबसे पहला काम क्या है? इन 6 नामों को याद रखना है यार, क्योंकि ये आप अगर ना भी चाहो ना याद करना तो भी ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक इन्हीं के ऊपर चलने वाला है। ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये थीटा है क्या। थीटा यहाँ पर डिनोट करता है कोई भी एक एंगल, यानी कि हमारे उस ट्रायंगल के अंदर का कोई भी एक एंगल है थीटा। ठीक है। ओके। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ध्यान दो, रेशियोज हैं ये, यानी कि ये जो साइन थीटा है इसकी जो वैल्यू होगी ये किसी 2 चीज़ का रेशियो होगा। उसी तरह कॉस थीटा जो है ये भी किसी 2 चीज़ का रेशियो होगा। किस चीज़ का रेशियो होगा?
क्या रेशियो होगा इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट उसके पहले सबसे पहले आप इन 6 नामों से फेमिलियर हो जाओ। तो कौन से हैं हमारे 6 नाम एक और बार, ताकि ये वीडियो देखते देखते ही आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। कौन से हैं ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो एक मजेदार पैटर्न देखो इनके नामों में, साइन है तो उसके बाद कोसाइन है, मतलब साइन है फिर कॉस, टैन है तो को टैन है यानी कि कॉट, टैन कॉट, सेक है तो फिर कोसेक है, सो सेक कोसेक। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? सन को, टन को, सेक को ऐसे याद रख सकते हो। सन को, सन मतलब साइन, को मतलब कोसाइन, टन को, टन बोले तो टैन, को बोले तो कोटैन, सेक को, सेक बोले तो सेक थीटा, और को बोले तो कोसेक थीटा। मतलब इधर आपको याद रखना है साइन, टैन और सेक, और इस तरफ इन्हीं के को वाले हैं यानी कि कोसाइन या फिर कोटैन या फिर कोसेक, राइट। तो इस तरीके से अब हमें याद हो चुके हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो चलो अब हमें ये देखना है बच्चों कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, इनके रेशियोज हैं क्या, इनकी वैल्यूज हैं क्या, राइट। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स दैट यू शुड नो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी एक मेमोरी ट्रिक, ठीक है। उस मेमोरी ट्रिक से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। अब देखो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे क्या हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। यानी कि इनका काम क्या होगा? ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन को बताना, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? ये एंगल है, किसी ट्रायंगल के अंदर का एक एंगल है ये थीटा। यानी कि दिस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ 2 साइड्स, राइट। तो बेसिकली इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होगी दैट विल बी रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और इस तरीके से ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को हमें बताता है। यहां तक समझ में आया? ग्रेट। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है ये रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखनी है ये मेमोरी ट्रिक, और ये मेमोरी ट्रिक इनफैक्ट मुझे बताई थी मेरे मैथ्स टीचर ने जब मैं स्कूल में थी। तो मतलब ये एक बहुत ही एज ओल्ड मेमोरी ट्रिक है जो सालों साल से बच्चे इसी मेमोरी ट्रिक से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर अभी तक में अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ा है तो इस मेमोरी ट्रिक, ये ही मेमोरी ट्रिक अभी फिलहाल आपके दिमाग में चल रही होगी। एंड द ट्रिक इज पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। एग्जैक्टली तो मैं चाहती तो कोई नया ट्रिक बता सकती थी, बट वी आर सो मच यूज्ड टू विद दिस ट्रिक कि मैंने सोचा मैं आपको भी यही ट्रिक बताऊं। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये आपको याद रखना है। अब देखो ये कैसे, इससे कैसे बात बनेगी। पंडित बद्री प्रसाद, PBP, ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गए, और डिनोमिनेटर क्या होगा? हरे हरे बोल, HHB, ठीक है। तो क्या हो गया? P/H, B/H, P/B। अब आप पूछोगे मैम बट ये वैल्यूज किसकी है? सो P/H इज साइन थीटा, B/H इज कॉस थीटा, P/B इज टैन थीटा, ठीक है। तो अब हमने क्या निकाल लिया? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा हमें पता चल गया। अब आप बोलेंगे मैम टोटल 6 थे ना, बाकी 3 कहाँ गए? बाकी 3 को आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा अगर P/H है तो ठीक इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा हो जाएगा H/P। कॉस थीटा अगर B/H है तो ठीक इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि H/B। टैन थीटा अगर P/B है तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि B/P। यानी कि अगर आप साइन, कॉस और टैन के रेशियो को याद रखते हो यूजिंग पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो उस केस में बाकी 3 जो है वो क्या होंगे? इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होंगे। इन्हीं को आप उलट दोगे तो आपको बाकी 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबको पता चल गया कि भाई इनकी वैल्यूज क्या होती है। अभी रुक जाओ, रुको, आराम से बताऊंगी, क्योंकि अभी सबके दिमाग में यही चल रहा होगा ये PHB ये सब है क्या, वही बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले मैंने मेमोरी ट्रिक बता दिया ताकि ये आपके दिमाग में सेट होता रहे, ठीक है। तो सभी लोग आई एम श्योर कि पेन कॉपी के साथ ये वीडियो देख रहे हो, तो फटाफट से अपनी कॉपी में लिख डालो ये तीनों फॉर्मूलेज यूजिंग द मेमोरी ट्रिक। सो साइन थीटा इज P/H,
cos थीटा इज b बाई h, tan थीटा इज p बाई b, cosec थीटा इज किसका उल्टा, साइन का उल्टा यानी कि h बाई p, sec थीटा इज cos का उल्टा यानी कि h बाई b, एंड cot थीटा इज tan का उल्टा यानी कि b बाई p। एग्जैक्टली। तो अब ये आप सभी ने अपने नोटबुक में लिख लिया होगा क्योंकि दिस इज सुपर क्रिटिकल। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये p, b और h है क्या चीज़। अब यहाँ पर बच्चों हम जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, दीज आर ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, बाकी दो एंगल चाहे जो कुछ भी हो बट एक एंगल हमेशा 90 डिग्री है। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स होते हैं वो तीन साइड्स क्या क्या होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर जिसे हम डिनोट करते हैं विथ P, एक होता है बेस जिसे हम डिनोट करते हैं विथ B, और एक होता है हाइपोटेन्यूज जिसे हम डिनोट करते हैं विथ H। ये तो आपने इससे पहले पढ़ा ही है अपने जूनियर क्लासेस में, है ना, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार समझाऊंगी क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये P, B और H में हो जाता है कंफ्यूजन। तो मान लो हमारे सामने है ये राइट एंगल ट्रायंगल विच इज ABC, जहां पर B जो है एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा वाला होता है बेस, कौन सा वाला होता है परपेंडिकुलर और कौन सा वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है दैट इज द हाइपोटेन्यूज यानी कि H। तो यानी कि देखो एंगल B का जो ऑपोजिट वाला साइड है विच इज AC दैट इज द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस क्या होता है, बेस का मतलब ही होता है जिसके ऊपर हमारी बिल्डिंग खड़ी है, जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर हमारा जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है वो खड़ा है, दैट इज द बेस। राइट, परपेंडिकुलर मतलब उस बेस के ऊपर जो 90 डिग्री बना रहा है जो लाइन दैट इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल ABC में AC हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब अगर हम बात करें AB की तो ये हो गया परपेंडिकुलर, अगर बात करें BC की तो ये हो गया बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब देखो मैंने अभी अभी कहा था कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज में। आप में से बहुत लोग सोचो कि इसमें तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं, बट तभी भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? ऐसे मान लो ये है ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब मुझे अगर निकालना, लेट अस से कि ये जो एंगल A है उस तरफ, ये एंगल A जो है दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट A है ऊपर की तरफ है, ये मेरा ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल B इज 90 डिग्री और पॉइंट A ऊपर की तरफ है। तो अब एंगल A जो है दैट इज थीटा। अब मान लो मुझे निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अभी अभी बताया था P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है विच इज AC। फाइन, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, कैसे निकालोगे। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अच्छा अभी अभी तो मैम ने बोला था कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो तो नीचे वाला ही होगा, जो खड़ा है वही परपेंडिकुलर होगा। ये नीचे वाला और खड़ा, ऐसे बेसिस पे आप डिसाइड कभी मत करना कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस। कैसे डिसाइड करोगे, देखो मैं एक बहुत मस्त ट्रिक आपको देती हूँ, ये ट्रिक आपको कभी गलत नहीं करेगी। जो भी एंगल का आप निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर आपका थीटा कौन सा है, एंगल A, तो उस थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड है दैट इज योर परपेंडिकुलर। हमेशा इसको याद रखना। तो यानी कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो साइन थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बोले तो क्या हो जाएगा, ये BC डिवाइडेड बाय AC। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर ये जो नीचे लेटा हुआ लाइन है यानी कि जो BC है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो इसी कहीं पे कहानी पे अगर मैं थोड़ा सा कर दूं ट्विस्ट एंड टर्न, मान लो मैंने बोला कि नहीं, मैं फिलहाल जिस थीटा की बात कर रही हूँ वो थीटा ये एंगल है ही नहीं, वो थीटा है एंगल C। तो मैंने अपनी कहानी थोड़ी सी पलट दी। अब अगर एंगल C मेरा थीटा है तो उस केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन देखो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि थीटा बदल गया है यार। सो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड क्या है, थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड है वही हमारा परपेंडिकुलर है। तो यानी कि इस सिचुएशन में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB। एग्जैक्टली, तो यानी कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। राइट, तो यही कारण था जिसकी वजह से मैंने इसको अलग से बताया
कि जब कभी भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर कौन सा वाला होगा, जो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, आपका जो थीटा है उस थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड है दैट इज ऑलवेज योर परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है दैट इज ऑलवेज योर हाइपोटेन्यूस, और जो बचा हुआ तीसरा साइड है दैट इज ऑलवेज योर बेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो मेरे साथ ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तैयार तो होना ही पड़ेगा अगर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को करना है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सिर्फ इस वीडियो को देखोगे नहीं बल्कि इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके, तो आ गया है यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने पिक किया है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसीलिए शुरुआत के क्वेश्चंस तो बहुत आसान होते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, सबसे पहले बना लेते हैं एक ट्राइंगल ABC जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड एट B। तो मान लेते हैं कि ये A है, B है और C है। ठीक है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये AB जो है ये है 24 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ठीक है, देखो अलग अलग एंगल्स के हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल A की। ठीक है, तो एंगल A के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताओगे मुझे साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद से याद करो, साइन थीटा होता है P/H। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है? B/H। ठीक है, ओके, अब शुरुआत करते हैं यहां से। साइन A क्या हो जाएगा? P/H। अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? एंगल का ऑपोजिट वाला साइड विच इज BC। ठीक है, तो यानी कि साइन A क्या हो जाएगा? BC डिवाइडेड बाई H। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या होगा? 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड यानी कि AC। तो ये हो जाएगा BC/AC। ठीक है, अच्छा BC तो यहाँ पे दिया हुआ है 7। AC की वैल्यू कितनी होगी? कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स दिए हुए हैं, तीसरा नहीं निकाल पाए तो क्या ही मैथ्स पढ़ा है हमने आज तक, है ना। तो भाई 2 साइड की वैल्यू दी हुई है तो हम ये वाली साइड तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालते हैं? चलो फटाफट से यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस बोले तो AC यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P यहाँ पे हो गया 24 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B हो गया 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 625 विच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये AC की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन A क्या हो जाएगा? BC/AC। BC 7 है, AC 25 है, तो ये हो गया 7/25। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम साइन नहीं कॉस A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस A क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है B/H। अब A का ऑपोजिट वाला साइड तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो बचा AB, यानी कि AB हो जाएगा बेस इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस A हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस विच इज AC। ठीक है, AB/AC। अब AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24। AC की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 25। तो इस तरीके से हमने साइन A और कॉस A की वैल्यूज निकाल ली। अब देखते हैं साइन C और कॉस C की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका तो सेम ही रहेगा लेकिन वैल्यूज थोड़ी बदल जाएंगी। कैसे? चलो वो भी देख लेते हैं। साइन C की बात करते हैं तो अब मेरा एंगल हो गया है ये वाला एंगल। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला एंगल हो गया तो इस वाले एंगल का ऑपोजिट साइड हो गया AB, यानी कि AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो साइन C होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हो गया है AB, हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा AC, है ना। तो AB की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 24, और AC की वैल्यू हमने निकाली है 25, तो ये हो गया साइन C। ठीक, अब निकालते हैं कॉस C।
कॉस सी होता है b बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब c के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, BC, तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई AC। अब BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू है 25, तो ये हो गया 7/25। तो इस तरीके से हमने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यूज निकाल ली। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। पूछा गया है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने पहले ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ब्यूटी ही ये है कि अगर हमें एक रेशियो पता है तो हम सारे के सारे निकाल सकते हैं। कैसे, चलो निकाल के देखते हैं। तो भाई दिया हुआ है यहाँ पर सेक थीटा, और मैं चाहती हूँ कि अभी अभी जो मैंने बताया था ट्रिक याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, उसी को याद करते हुए दिमाग में आप मुझे बताओ कि सेक थीटा क्या होता है। बताओ जल्दी से। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। यस, तो कॉस थीटा होता है b बाई एच, सेक थीटा हो जाता है h बाई बी। एग्जैक्टली। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 13/12। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है 13/12। अब यहां पर मैंने बना लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये होगा हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है। ये अगर मैं इसे अगर एंगल थीटा मान लेती हूं तो थीटा का ऑपोजिट वाला जो साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तीसरा बचा हुआ साइड हो जाएगा बेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज और बेस का जो रेशियो है दैट इज 13:12, यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज 13x हो तो बेस हो जाएगा 12x। करेक्ट, बोलने का यही मतलब है 13:12 रेशियो है। मतलब हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज की एग्जैक्ट वैल्यू 13 है, बेस की एग्जैक्ट वैल्यू 12 है। ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज की एग्जैक्ट वैल्यू है 13/2, तो बेस की एग्जैक्ट वैल्यू होगी 12/2। बोलने का मतलब है एट एनी पॉइंट इन टाइम हाइपोटेन्यूज और बेस का जो रेशियो है वो 13:12 होगा। तो मैंने मान लिया, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमने मान लिया हाइपोटेन्यूज है 13x और बेस है 12x। ऐसा हमने क्या किया, हमने मान लिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये सीधा सीधा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर हम लगा सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, फटाफट से बता दो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर बच्चों हम ये मान लेते हैं कि भाई हाइपोटेन्यूज मेरे को पता है, बेस भी मेरे को पता है ना, हाइपोटेन्यूज बेस पता है, तो क्या मैं परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। √8² माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, √8² 13x का होल स्क्वायर यानी कि 169x² माइनस बी स्क्वायर 12x का होल स्क्वायर यानी कि 144x²। तो ये हो जाएगा √25x², यानी कि ये हो जाएगा 5x। तो मतलब हमने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया 5x। तो अब क्या हो गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 13x, बेस है 12x और परपेंडिकुलर है 5x। ठीक है, तो अब हमें h, p और b तीनों की वैल्यूज पता है। अब कहीं कोई आपको रोक सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने से? कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलो फटाफट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इधर निकालते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा निकालेंगे, फिर कॉस थीटा निकालेंगे, सेक थीटा तो दिया हुआ है तो कोसेक थीटा निकालेंगे, टैन थीटा निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे। ये सारी वैल्यूज अभी हम निकालेंगे बड़े मजेदार तरीके से। साइन थीटा क्या होता है याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो साइन थीटा इज p बाई एच। एग्जैक्टली, तो p बाई एच बोले तो 5x डिवाइडेड बाई 13x, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा की बारी है। कॉस थीटा चाहिए तो b बाई एच से निकाल दो, चाहिए तो जो सेक थीटा दिया हुआ है उसी को पलट दो। दोनों ही केस में बराबर आंसर आएगा, विच इज 12x/13x, दैट इज 12/13 आएगा। कोसेक थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। कोसेक थीटा जो है ना, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, h/p, दैट इज 13x/12।
5x, 13x/5x होता है, यानी कि ये हो जाएगा 13/5। tan थीटा क्या होता है? p/b। p क्या है? 5x, b क्या है? 12x। तो ये हो जाएगा 5x/12x, यानी कि 5/12। cot थीटा क्या होता है? b/p, यानी कि 12x/5x, यानी कि 12/5। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने बाकी बचे हुए पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल ली। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर बोला गया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, यानी कि अगर cos A इज इक्वल टू cos B ये गिवन है, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, उससे ना हमको आइडिया लगेगा कि भाई क्या दिया हुआ है और क्या एग्जैक्टली हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज हम इस तरीके से दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हमने क्यों बनाया? क्योंकि भाई अब हमें पता नहीं ये एंगल ए एंगल बी दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के हैं, सेम ट्रायंगल के हैं, कहाँ के हैं, है ना। तो इसीलिए हमने ऐसा एज्यूम किया कि ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, लेट अस से ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ठीक है, अब इसका मान लो कि हमने नाम रख दिया APR, इसका हमने रख दिया BMN। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है? गिवन ये है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A क्या है? इस वाले पहले वाले ट्रायंगल में देखो cos A क्या होगा? cos की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा इज B/H। तो cos A इसका परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, यानी कि बेस ही हो जाएगा। सो दिस इज द बेस, है ना, और H ये है, राइट, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला। तो यानी कि cos A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर cos A की जगह हम लिख सकते हैं AR डिवाइडेड बाई PA। cos B की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ये cos B क्या हो जाएगा? B/H, यानी कि B की जगह हम लिख सकते हैं BN डिवाइडेड बाई H की जगह हम लिख सकते हैं MB। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, एज इन अभी हमने क्या लिखा है? AR/PA, AR/PA इज इक्वल टू BN/BM ये लिखा है। इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं? AR/BN इज इक्वल टू PA/MB। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं? सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा। इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने कंक्लूड किया है। हमने क्या करना चाहा? हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो ये करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। अब हमने दो डिफरेंट ट्रायंगल्स ले लिए। अब हमारा गोल ये है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, राइट। तो हम प्रूफ कर देंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना। तो यानी कि अभी हमारा गोल क्या है? इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं बताओ? हमने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ रखा है यार, है ना। दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं? जब उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखो, इस रीअरेंजमेंट से हमने ये तो दिखा दिया कि AR/BN मतलब ये दो साइड का रेशियो जो है वो ये दो साइड के रेशियो के बराबर है। अब अगर हम ये भी दिखा देते हैं कि जो तीसरा साइड है उसका रेशियो भी इनके बराबर है, इसका मतलब द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एग्जैक्टली। तो ये हमारा अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? ग्रेट। तो अब इसका मतलब हमें क्या दिखाना है? अभी फिलहाल के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि PR/MN जो है वो भी इन रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब ऐसा कैसे करेंगे वो देखो। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू K। ये हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर हमने ऐसा मान लिया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भाई AR जो है इसे हम लिख सकते हैं K इंटू BN। ठीक उसी तरीके से हम लिख सकते हैं PA जो है दैट इज इक्वल टू K इंटू MB। ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल्स पे।
ठीक है, अब इन ट्रायंगल्स पे हमें कौन सी चीज प्रूव करनी थी, PR/MN। ठीक है, तो सीधा सीधा उसी को लिखेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे PR/MN। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब ये PR क्या है, PR की अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, उसी तरह से MN जो है वो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ना। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली √ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं तो लिखो ना। तो √ओवर हाइपोटेन्यूज इसका हो जाएगा कितना, PA स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि माइनस AR का स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से इस नीचे वाले ट्रायंगल में हम MN को क्या लिख सकते हैं, √ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि √ओवर MB स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर या फिर NB स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो, चीजें काफी सिंपल चल रही हैं। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां तक पूरा क्लियर है। अब यहां पर हम खेलेंगे छोटा सा गेम। क्या गेम खेलेंगे, एक ट्रिक खेलेंगे हम। अब देखो ये जो PA स्क्वायर है ना, इसकी जगह PA की जगह मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, K इंटू MB का स्क्वायर, ये मैं लिख सकती हूँ। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब PA की जगह हम क्या लिखेंगे, K इंटू MB, तो ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू MB का स्क्वायर माइनस AR का होल स्क्वायर। AR की जगह हम क्या लिख देंगे, K इंटू BN, तो यानी कि K स्क्वायर इंटू BN का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये √ओवर है, डिवाइडेड बाय, नीचे जैसा था वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, नीचे हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब ऊपर के न्यूमरेटर में देखो बच्चों, K स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, है ना। K स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो √ओवर K स्क्वायर जो है वो क्या होगा, K होगा। तो यानी कि अगर हम K को बाहर निकाल लें तो ऊपर क्या बचेगा, MB स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी एग्जैक्टली वही चीज है, MB स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर। तो यानी कि ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि PR/MN जो है, PR/MN की वैल्यू कितनी हो गई वहां पर, K किसकी वैल्यू थी यहाँ पे, इस पर्टिकुलर रिलेशन को देखो, यहां पर AR/BN PA/MB का जो रेशियो था दैट वाज K, और यहां हमने बता दिया कि PR/MN की वैल्यू भी K है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल, है कि नहीं। अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PAR is similar to triangle MBN। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। SSS सिमिलैरिटी से हम लिख सकते हैं, अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। तो यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन में हमने क्या सॉल्व किया कि अगर cos A और cos B की वैल्यू बराबर है, उस केस में एंगल A और एंगल B की वैल्यू भी बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आई वुड नॉट से कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट अगर आपको एक बार इसका अप्रोच समझ में आ गया हो तो उस केस में आई डोंट थिंक कि आप कहीं पर भी फंसोगे। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे हो तो ही ये ज़्यादा इसकी क्लैरिटी तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जब मैं बताती जा रही हूँ और आप देखते जा रहे हो उसमें वो फील नहीं आता है जो आप खुद जब अपने हाथों से करते हो तो आपको समझ में आता है। ठीक है, सो अगेन माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ स्पेशली मैथ्स के, प्लीज सॉल्व विथ मी। तुम्हारा आंसर आया क्या? तो चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर पूछा गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, जो कि यहां पर है ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A की वैल्यू दी हुई है
ए जो है ये एंगल ए है और tan ए की वैल्यू है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। अब यहाँ मज़ेदार बात ये हो रही है कि कभी तो हम ए को थीटा बना ले रहे हैं तो ए का साइन ए कॉस ए निकाल रहे हैं, कभी तो हम सी को थीटा बना ले रहे हैं और साइन सी कॉस सी निकाल रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट हमें इसे ठंडे दिमाग से अप्रोच करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी दिया हुआ क्या है, tan ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। tan होता क्या है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो अब जब हम ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो ए के ऑपोजिट है ना। हाइपोटेन्यूज एनीवेज वही होगा जो राइट एंगल के ऑपोजिट है ना। तो बेस ये हो जाएगा। अब P/B का जो रेशियो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरा परपेंडिकुलर है, हम ये मान लेते हैं, लेट अस सपोज जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 1x है और जो मेरा बेस है वो क्या है, √3x है। x क्यों माना, उसी लॉजिक से भाई दोनों का रेशियो है 1/√3। तो इस एक की वैल्यू अगर 1x है, दूसरी की वैल्यू अगर √3x है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दोनों का रेशियो हमेशा 1/√3 होगा कि नहीं। ग्रेट, तो ये मैंने मान लिया। अब बचा क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि भाई हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइन ए निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, कॉस ए निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर मुझे हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², यानी कि √p², 1x का स्क्वायर हो जाएगा x², b² √3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 3x², तो ये हो जाएगा 3x², यानी कि √4x², यानी कि 2x, ठीक है। तो अब क्या हुआ, p की वैल्यू आ गई 1x, b की वैल्यू आ गई √3x और h की वैल्यू आ गई 2x, ठीक है। अब देखो मुझे प्रूफ क्या, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन देखना भी जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अभी फिलहाल हमारा सारा फोकस एंगल ए पे है, तो एंगल ए वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले निकाल लेते हैं। साइन ए और कॉस ए की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूँ, साइन ए क्या होता है, p/h, p की वैल्यू क्या है, p कहाँ गया 1x, बाई h की वैल्यू क्या है 2x, यानी कि साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2। अब उसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, b/h, है ना। तो b की वैल्यू क्या है √3x और h की वैल्यू है 2x, तो ये हो जाएगी √3/2। तो मैंने क्या किया, साइन ए और कॉस ए ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये मैंने निकाल लिया, ठीक है भाई, एक काम तो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सारा फोकस लेके जाएंगे एंगल सी पे। अब यहाँ पर एंगल सी के लिए ना मैंने पेन का कलर चेंज कर लिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही एंगल सी की बात करूंगी तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा बिकॉज 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, और बचा हुआ इधर वाला साइड हो जाएगा बेस। तो देखो जैसे एंगल बदल जाता है वैसे ही परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाता है, एग्जैक्टली। अब हम इधर क्या करेंगे, अब देखो इधर हम क्या करेंगे, इस तरफ हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे और कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें इनकी वैल्यू निकालने के लिए चाहिए होगी, ठीक है। साइन सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर बाई h, लेकिन पर्पल कलर का परपेंडिकुलर तो ये है, यानी कि AB है, और इस AB की वैल्यू क्या है, AB यहाँ पर बेस था, यानी कि ये जो बेस वाली जो वैल्यू थी ना वो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है। इनफैक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है AB की जो वैल्यू है वो कितनी थी, √3x, और ये जो बेस यहाँ पर है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी 1x, और h की वैल्यू तो सेम ही है विच इज़ 2x, है ना। तो अब p/h क्या हो जाएगा, √3x/2x, यानी कि ये हो जाएगा √3/2। ठीक उसी तरीके से जब हम cos c निकालेंगे तो cos c क्या हो जाएगा, b/h, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1x, h की वैल्यू क्या है 2x, तो cos c हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी निकाल ली,
ठीक है। अब यही यहाँ पर मेन काम था। अब ये दोनों चीज़ें निकल गई, अब तो कुछ है नहीं, यहाँ पे वैल्यूज़ बस पुट करनी है। लेकिन चलो उसे भी हम क्यों छोड़े, वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, साइन ए कॉस सी। अब साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/2, तो इंटू 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2, साइन सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 4/4 प्लस 1 दैट इज 1। तो ये आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट मैं करके दूं या आप खुद से करोगे? चलो कर देती हूँ, क्योंकि कुछ खास इसमें बचा नहीं है, मतलब ये होमवर्क देने लायक भी नहीं बचा है। ठीक है, चलो कॉस ए कॉस सी, देखो कॉस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, कॉस ए की वैल्यू थी √3/2। तो ये हम कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट। कॉस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, कॉस सी की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2 माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू √3/2। यहाँ क्या हो गया, दोनों तरफ सेम ही आ गया, इधर भी √3/4 और इधर भी √3/4। तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था, बोल ही नहीं सकते हो कि मुश्किल था। अच्छा, एक और बात, क्या आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? मुझे इस वीडियो के दौरान पूरे टाइम ये कमेंट चाहिए आप सभी से कि हाँ मैं आपके साथ साथ मैम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दैट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है यार, सिर्फ सुन के या देख के काम नहीं बनेगा। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक क्रिस्टल क्लियर हो नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच सेज इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पहले ट्रायंगल को बना लेते हैं। लेट अस सपोज ये है हमारा ट्रायंगल PQR जो कि राइट एंगल्ड है एट Q। तो ये हो गया PQR। अब यहाँ पे दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड टैन P। ये एंगल P है तो हमें साइन P, कॉस P, टैन P निकालना है। साइन कॉस टैन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बेसिकली इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। फिलहाल हमें एक की पता है, ठीक है, लेकिन बाकी दोनों के बीच में एक रिलेशन हमें पता है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये पता है हमें। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि QR इज X। अगर QR की वैल्यू X है तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस X, क्योंकि तभी तो ये दोनों का सम 25 होगा, है ना। तो अगर ये X है तो ये हो जाएगा 25 माइनस X। अब हम क्या करेंगे X की वैल्यू निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम, एग्जैक्टली। तो चलो फटाफट से लगा देते हैं हम हमारा प्यारा सा पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डालते चलेंगे। PR स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर दैट इज X स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, सॉरी PQ स्क्वायर जो था वही था, बट एनीवेज इट इज जस्ट द सेम थिंग। तो X स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब ये मैंने उल्टा लिख दिया, PQ स्क्वायर जो है दैट इज 5 स्क्वायर एंड QR स्क्वायर इज X स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, तो ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो A माइनस बी होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B, और इस तरफ हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 25। ये X स्क्वायर और ये X स्क्वायर जो है ये हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, यानी कि माइनस 600।
तो ये माइनस माइनस भी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50। तो x की वैल्यू आ गई 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई तो इसका क्या मतलब हो गया, QR की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 12 विच इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों चीजों की वैल्यू तो निकाल ली, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब लगभग काम बन चुका है ना। अब हम सीधा सीधा साइन पी, कॉस पी, टैन पी निकालेंगे। तो अब भाई कुछ खास काम बचा नहीं है। पी हमारा ये है तो इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा ये, जो इस एंगल के ऑपोजिट में है। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो है ये हो जाएगा हमारा H, और जो तीसरा वाला है ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। तो चलो फटाफट निकालते हैं। तो अगर हम साइन P की बात करें तो साइन P क्या होता है, पर P बाई H। तो P क्या है हमारा 12 और H क्या है हमारा 13। सो साइन P हो जाएगा 12 बाई 13। एक तो निकल गया। अब निकालते हैं कॉस P। कॉस P क्या होता है B बाई H। अब देखो यहाँ पे B क्या है 5 और H है 13, तो ये हो गया कॉस P। अब निकालते हैं टैन P। टैन P क्या हो जाएगा P बाई B। P है यहाँ पर 12 और B है यहाँ पर 5, तो टैन P हो गया 12 बाई 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर साइन P, कॉस P, टैन P निकाल सकते हैं, राइट। तो बच्चों अभी तक हमने कुछ 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इन्हीं के ऊपर बेस करके अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो बाय नाउ आपको साइन P, कॉस P, टैन P, सेक P, कोसेक P, कॉट P सारे फॉर्मूले भी याद हो चुके होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए हम इन सारे के सारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालेंगे। तो कौन कौन से हैं वो एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारे वैल्यूज के लिए हम हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 45 डिग्री के लिए, उसके बाद देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, उसके बाद देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो अलग अलग एंगल की वैल्यूज के लिए निकालेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज। तो चलो बच्चों अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। यानी कि अब तक जो हम थीटा 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 के टर्म्स में बात कर रहे थे, अब हमारे पास थीटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू है विच इज 45 डिग्रीज। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें तो पता ही है कि अगर 3 वैल्यूज निकाल ली, जैसे मान लो अगर हमने साइन 45, कॉस 45 और टैन 45 निकाल ली, तो बाकी जो है वो रेसिप्रोकल्स हैं तो आराम से निकल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पहले ये लिख के रखते हैं इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन 45, कॉस 45, तो हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो अब हमारे पास है ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हमारा थीटा हुआ करता था उस थीटा की आज एक स्पेसिफिक वैल्यू है विच इज 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो बेसिक से हमें क्या पता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। फिलहाल हमें पता है कि उसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, वो भी 45 होगा, राइट। तभी तो 45 प्लस 45 90 होगा और 90 प्लस 90 180 होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है ये भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखो। अगर इसके ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसका तो यही मतलब है कि इसका ये दोनों साइड का लेंथ भी बराबर होगा, है कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर दोनों साइड्स बराबर हैं तो दोनों एंगल्स बराबर हैं, दोनों एंगल्स बराबर हैं, बेस एंगल्स बराबर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाले AB का लेंथ अगर A है तो BC का लेंथ भी A ही होगा। ठीक है,
ओके। अब बचा AC, क्योंकि हमें क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता होने चाहिए, है ना। तो अब 2 साइड्स तो पता चल गए, है ना। तीसरा साइड क्या होगा, तो फिर हम लगा लेंगे क्या, हमारा प्यारा सा पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC जो है, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 2A स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 2 इंटू A। ये हो जाएगा AC, है ना। तो ये हो जाएगा AC, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो साइड है दैट विल बी रूट ओवर 2 इंटू A, ठीक। अब A की वैल्यू निकालनी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर तो हमें रेशियो से मतलब है ना। चलो, तो अब साइन 45 निकालते हैं। मान लो फिलहाल हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो मान लो ये है हमारा 45 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। तो इसका जो ऑपोजिट वाला साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री क्या होता है, P/H। P हो गया A डिवाइडेड बाई H हो गया रूट ओवर 2 इंटू A कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√2। cos 45 डिग्री क्या होता है, B/H। cos 45 डिग्री B/H, यानी कि A/√2 इंटू A कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1/√2। tan 45 डिग्री की अगर बात करें तो ये होता है P/B, यानी कि A/A कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1। जैसे ही हमने ये 3 वैल्यूज निकाल ली, बाकी तीनों वैल्यूज की कोई टेंशन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि sec 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, है ना। तो cos की वैल्यू अगर 1/√2 थी तो sec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2/1। कोसेक जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन की वैल्यू भी 1/√2 थी तो कोसेक 45 की हो जाएगी √2/1। कॉट 45 जो है ये टैन का रेसिप्रोकल होता है, टैन था 1 तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, तो ये हो गया कॉट 45 डिग्री की वैल्यू। तो इस तरीके से देखो 45 डिग्री के लिए हमने इन सब की वैल्यूज निकाल ली है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। वो जो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने हैं, है ना। कुछ ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसके अंदर हम 30 डिग्री की वैल्यूज भी निकाल सकें और 60 डिग्री की वैल्यूज भी निकाल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाते हैं एक ट्रायंगल और यहाँ पर हम बनाते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, लेट अस सपोज कि ये है ACD, ठीक है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसके सारे एंगल्स बराबर होंगे, इसके सारे साइड्स बराबर होंगे। तो हर एक एंगल कितना होगा, हर एक एंगल होगा 60 डिग्री। ये सारे के सारे 60 डिग्री होंगे, ठीक है। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं, सारे एंगल्स भी बराबर होंगे और इसके सारे साइड्स भी बराबर होंगे। तो लेट अस सपोज अगर ये है A तो ये भी होगा A और ये पूरा भी होगा A, ठीक है। तो तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल्स बराबर। अब हमने क्या किया, लेट अस सपोज यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया और इस पॉइंट को हमने बोला B, ठीक है। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट C से एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले साइड पे। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पर एक 90 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, अब देखो ये तो 60 डिग्री था ही, अब यहाँ पर ये इसका आधा हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में से सिर्फ इस वाले पोर्शन को ले लें, ABC को सिर्फ ले लें, यानी कि सिर्फ इस आधे हिस्से को अगर हम ले लें तो ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। तो बेसिकली हमें एक ऐसा ट्रायंगल मिल गया है जिसके अंदर 60 डिग्री भी है और 30 डिग्री भी है। अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हम निकाल लेते हैं, जैसे कि ये वाला साइड तो हमें पता ही है इस फिगर से कि ये वाला साइड है A, नीचे का साइड कितना होगा, अब ये पूरा A है, लेकिन क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि क्या AB = BD है। अगर है
तब तो हम लिख सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू है वो a/2 हो जाएगा, बट पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलो हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि पहले ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या ए बी इज इक्वल टू बी डी है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमारा अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखा जाए बच्चों तो एक तो 90 डिग्री है, एक इनका कॉमन साइड है और एक ये दो साइड्स हैं जो बराबर हैं, है ना। तो यानी कि RHS से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, क्या क्या है एक बार फिर से लिख लेते हैं। एक तो क्या है कि एंगल ए बी सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल डी बी सी विच इज 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है कि ए सी जो है दैट इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि दोनों की वैल्यू ए है। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है? ये जो बी सी है, बी सी इसमें भी है और बी सी इसमें भी है, तो यानी कि बी सी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी। किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट है? बाय RHS कॉन्ग्रुएंट्स। RHS क्या कहता था? राइट हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब अगर एक राइट एंगल है, अगर हाइपोटेन्यूज बराबर है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज ये है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर है, राइट एंगल बराबर है और एक कोई भी साइड, तो एक कोई भी साइड भी बराबर है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये क्या है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है यानी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे। यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू बी डी। कैसे? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT जिसे हम कहते हैं। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ए बी और BD जो है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, पूरा AD A है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, यानी कि इस ट्रायंगल में मुझे ये मिल गया a/2। ठीक है, बट साइन के 30 डिग्री मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए हमें तीनों साइड्स पता होने चाहिए। अब तीसरा साइड अभी भी बचा हुआ है, तो चलो अब तीसरा साइड निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि दो पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलो यहां पर लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, अब हम इस ट्रायंगल पे पहुंच गए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BC विल बी इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर यानी कि a²/4। तो यानी कि ये हो जाएगा रूट ओवर 3a स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा रूट ओवर 3/2a। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो BC है दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3/2a। ठीक है, अब ये जितनी भी कहानी हमने यहाँ पे की, अब आप इन सब को भूल जा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपको तीनों साइड्स पता है। अब आप आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं 60 डिग्री की। तो हम निकालते हैं पहले साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री। ये तीन निकल गए तो बाकी तो अपने आप निकलते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो चलो साइन 60 डिग्री निकालते हैं। अब 60 डिग्री यहाँ पे है, तो 60 डिग्री के लिए जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके ऑपोजिट वाला साइड, यानी कि ये बेस हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, यानी कि ये। ठीक है, साइन 60 क्या हो जाएगा? P/H यानी कि रूट 3/2a डिवाइडेड बाई a, तो यानी कि रूट 3/2। ठीक है, cos 60 डिग्री हो जाएगा B/H यानी कि a/2 डिवाइडेड बाई a, यानी कि 1/2। tan 60 डिग्री हो जाएगा P/B यानी कि रूट 3/2a डिवाइडेड बाई a/2, यानी कि हो जाएगा रूट 3।
अब ये सारे तो बस रेसिप्रोकल्स लिखते रहो। सेक 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60 का उल्टा यानी कि 2। कोसेक 60 हो जाएगा साइन 60 का उल्टा यानी कि 2/√3। कॉट 60 हो जाएगा टैन 60 का उल्टा यानी कि 1/√3। तो इस तरीके से हमने 60 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब ठीक इसी लॉजिक के साथ हम निकालेंगे 30 डिग्री के लिए। ठीक है, तो चलो साइन 30 के लिए निकालेंगे। अब 30 डिग्री यहाँ पे है तो 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये रहेगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो रेड कलर से अब मैंने 30 डिग्री वाले मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा P/8 यानी कि A/2/A, तो ये हो जाएगा 1/2। कॉस 30 डिग्री हो जाएगा B/H, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा B/H यानी कि √3/2A डिवाइडेड बाई A, तो यानी कि √3/2। टैन 30 डिग्री हो जाएगा P/B यानी कि A/2 डिवाइडेड बाई √3/2A यानी कि हो जाएगा 1/√3। सेक 30 हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि 2/√3। कोसेक 30 हो जाएगा साइन का उल्टा यानी कि 2 और कॉट 30 हो जाएगा टैन 30 का उल्टा यानी कि √3। तो इस तरीके से हमने 30 डिग्री के लिए भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, मुश्किल था, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत आसान था, बट एटलीस्ट इससे आपको ये समझ में आया कि ये वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ये अंडरस्टैंडिंग को स्किप कर जाते हैं और सीधा सीधा वो टेबल पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी होती हैं और उनको कर देते हैं रटना शुरू, 1/2, 1/√2, √3/2। ऐसे नहीं करना है, पहले ये समझना है कि भाई ये वैल्यूज़ कहाँ से आ टपकी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आ टपकी हैं। अब क्विकर कैलकुलेशन के लिए ऑब्वियसली वो सारी वैल्यूज़ को याद रखनी तो है। अभी हम उस टेबल को भी देखेंगे जिसको आप याद करते रहते हो, उस टेबल को भी देखेंगे, उस टेबल को याद रखने का ट्रिक भी बताएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। और इनफैक्ट इस वीडियो के साथ साथ ही वो पूरी की पूरी टेबल आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी और याद हो जाएगी। ठीक है, बट पहले उसके पहले उस टेबल तक पहुँचने से पहले हम ये देखेंगे कि वो टेबल की वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं। तुम्हारा आंसर आया क्या? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तो उस टाइम पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पर ढेर सारे ट्रायंगल्स की फोटोज बनी हुई है। इतनी सारी फोटोज क्यों बनी हुई है? 0 डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो क्या बदल जाता है ना। तो सबसे पहले आप फोकस करो इस पहले ट्रायंगल पे। पहले ट्रायंगल पे हमें दिख रहा है ये जो एंगल ए है दैट इज थीटा। ठीक है, मान लो कि ये मेरा थीटा है। अगर ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये तो हमको पता है कि कौन से वाले हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो ये पी, बी और एच के साथ क्या होता है ना, यही देखना है हमें मेन। और इसको कैसे समझेंगे? इन 2 पेन्स से। अब आप सोच रहे होगे कि आज मैम दोनों हाथों से लिखने वाली है, नॉट रियली, लेकिन ये 2 पेन्स से हम इस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के कॉन्सेप्ट को जरूर समझेंगे। कैसे समझेंगे? बड़े ध्यान से देखो। अब मान लो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब अगर मैं थीटा की वैल्यू को डिक्रीज करती जाऊं इस तरीके से, देखो थीटा घट रहा है, 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 क्या हो गया? थीटा हो गया 0 डिग्री। एक और बार देखो, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा। अब जैसे ही मैं ये चेंज कर रही हूँ, इंक्लिनेशन चेंज कर रही हूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 डिग्री। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो रही है तो क्या आपने नोटिस किया? एक और चीज 0 हो जा रही है। वो क्या है? फिर से देखो, मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड क्या है? परपेंडिकुलर। अब जैसे जैसे थीटा 0 हो रहा है, इधर का जो ये परपेंडिकुलर है वो कहाँ गया?
वो भी तो जीरो हो रहा है कि नहीं? तो मतलब जब थीटा जीरो हो रहा है तो परपेंडिकुलर भी जीरो हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, फिर से देखो, एक और बार देखो। अभी देखो इसको, जैसे 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 थीटा को हमने जीरो कर दिया तो क्या हुआ, मेरा जो हाइपोटेन्यूज था, क्योंकि पहले तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज था और ये मेरा बेस था, है ना। जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो मेरा हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो गया, बराबर हो गया। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है 0 और मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज हो जाता है बराबर। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज इन डायग्राम्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या दिखाया जा रहा है। देखो ये जो थीटा की जो वैल्यू है ना, हर स्टेप के साथ थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है और आप देख सकते हो जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है वैसे वैसे ये जो परपेंडिकुलर है उसकी भी हाइट कम होती जा रही है। जब थीटा जीरो हो जा रहा है तो परपेंडिकुलर भी जीरो हो जा रहा है। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो समझ लो आप जंग जीत गए, ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है इसके बाद। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे मान लो साइन 0 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद याद करो, साइन थीटा क्या होता है, p/h। एग्जैक्टली, तो p/h, p है यहाँ पे 0, 0/h हो जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री 0। ओके, अब देखते हैं कॉस 0 डिग्री होगा b/h। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, b और h बराबर है, यानी कि b की जगह हम h भी तो लिख सकते हैं, तो h/h हो जाएगा 1, तो cos 0 डिग्री हो गया 1। अब बात करेंगे tan 0 डिग्री की। tan 0 डिग्री क्या होता है, p/b। यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b ही रहने दो, 0/एनीथिंग इज 0, तो tan 0 डिग्री भी क्या हो गया, 0, है ना। तो भाई साइन 0, कॉस 0, tan 0 निकाल लिया, बचा ही क्या, कुछ खास बचा ही नहीं। साइन का जो उल्टा होगा यानी कि जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोसेक, क्योंकि कोसेक क्या होता है, h/p, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 1/0। 0 बाई समथिंग तो 0 होता है, बट समथिंग बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी तरह कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1, तो ये 1 ही होगा। कॉट का 0 डिग्री बच्चों क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल, यानी कि फिर से 0 का रेसिप्रोकल, सो 1/0 क्या हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने 0 डिग्री के लिए इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल ली। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उस समय साइन, टैन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक, इन सब की क्या वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अब आई थिंक स्क्रीन को देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि 0 डिग्री वाली वैल्यूज़ भी हमने कुछ इसी लॉजिक से निकाली थी, है ना। ओके, तो अब देखो 90 डिग्री वाले सिचुएशन में क्या होगा, इसको भी हम विजुअलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट उसके पहले एक बार एक्वेंटेंस बना लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, विच इज़ राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, मान लो ये जो एंगल ए है दिस इज थीटा, अगर ये थीटा है तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये तीसरा साइड हो जाएगा बेस। तो यहाँ तक हमारी कहानी बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है ना। ओके, अब ये दो पेन के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार सिचुएशन क्या होती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या बोला था कि थीटा की जो वैल्यू थी वो वैल्यू धीरे धीरे कम होकर 0 डिग्री हो रही थी। अब की बार थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री होना है। अब आप बोलोगे ठीक है मैम, तो ऐसे ऐसे घुमा के 90 डिग्री कर दो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस तरफ ऑलरेडी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ऐसे, राइट। तो इस तरफ ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसको अगर घुमा के 90 डिग्री कर दिया तो ये ट्रायंगल रहेगा ही नहीं, राइट। तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये थीटा 90 डिग्री हो गया, कंसीडरिंग कि इधर का जो ये परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है ये ऐसे ही है, तो उस केस में कैसे होगा, ये कैसे होगा,
ऐसे देखो, मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो पेन है इसको बेस ना बना के इसको मैं इधर का परपेंडिकुलर शो करती हूँ और एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ये दो पेन्स मैंने ऐसे रख दिए हैं। अब आप ऐसे एज्यूम कर लो कि नीचे इन दोनों के बेस को जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज़ आवर बेस, ठीक है, ओके। अब ये वाला जो एंगल है, इधर वाला जो एंगल है, ये एंगल को 90 डिग्री होना है। तो ये क्या करेगा, ये धीरे 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 ऐसे सड़कता रहेगा, सड़कते 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 जब वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा तो हो गया 90 डिग्री। फिर से देखो क्या होगा यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ये जो थीटा है ना, ये थीटा धीरे 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 करते करते आते आते इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो दो बातें होगी। एक तो ये कि जो मेरा हाइपोटेन्यूस था, ये हाइपोटेन्यूस था और ये परपेंडिकुलर था, एक तो मेरा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर जो है ये ओवरलैप कर जाएगा। दूसरा मेरा बेस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ना, बेस क्या था, इन दोनों के नीचे वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाला ही तो बेस था। अब दोनों ओवरलैप हो गए हैं तो बेस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एग्जैक्टली वही कहानी हो रही है। इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है बच्चों, तो उस समय बेस हो जाएगा ज़ीरो और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर जो है ये दोनों हो जाएंगे बराबर। अब इस डायग्राम में देखो एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई गई है। पहले ये थीटा था, अब देखो ये थीटा जो है ना, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ये वाला जो हाइपोटेन्यूस है ये ऐसे सड़कने लगा है और फाइनली जाके परपेंडिकुलर के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इसीलिए ये जो बेस की जो वैल्यू है ना, ये बेस की वैल्यू धीरे धीरे कम होते होते ये ज़ीरो हो जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ग्रेट। अब यहाँ तक पता चल गया, अब तो आपको भी पता है कि इसके बाद बिल्कुल हलवा है, कुछ है ही नहीं साइन थीटा कॉस थीटा निकालना। लेकिन चलो फिर भी निकाल लेते हैं। तो अब बात करेंगे साइन 90 डिग्री की। साइन थीटा होता है p/h और यहाँ पे p और h दोनों बराबर है, तो यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1। अब बात करते हैं कॉस 90 डिग्री की। कॉस 90 डिग्री होता है b/h। b यहाँ पर है 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0। अब बात करेंगे tan 90 डिग्री की, जो कि होता है p/b। अब p तो p ही रहेगा, डिवाइडेड बाय b है 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो यानी कि ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सो tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब साइन कॉस और टैन निकल गया, बाकी तीन तो अपने आप ही निकल जाएंगी इनको उलट के। एग्जैक्टली तो अब कोसेक 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 ही रहेगा। अगर मैं सेक 90 डिग्री की बात करूं तो ये कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर मैं कॉट 90 डिग्री की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, p/0 का रेसिप्रोकल, यानी कि 0/p हो जाएगा, तो 0/एनीथिंग इज 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट 90 डिग्री की वैल्यूज़ निकाली। तो प्यारे बच्चों, अभी तक में हमने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली उन सारे वैल्यूज़ को कंसोलिडेट करके हमने इस टेबल में डाल दिया। इनफैक्ट यही वो टेबल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में होता है और बच्चे इसे बड़े मस्त तरीके से रट लेते हैं। ठीक है ना। वैसे देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टेबल के वैल्यूज़ आपके फिंगर टिप्स में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम पर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पर साइन 30 डिग्री पूरा डिराइव करके तो आप नहीं निकालोगे। तो ऑब्वियसली ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए, रटी होनी चाहिए एग्जैक्टली। बट इनको सबसे पहले ये कहाँ से आए हैं वो लॉजिक को समझना है, वो कॉन्सेप्ट को समझना है, ऐसे अंधाधुन रटना नहीं है। दूसरी बात है, रटने का भी एक तरीका होता है, ताकि जब आप ऐसे यूं ही बोल बोल के ऐसे रटोगे ना 0 1/2 1/√2 1√3/2 1, तो आपके भूलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट जब हम एक लॉजिकली कोई स्ट्रैटेजी के साथ याद करते हैं तो हमारे गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम इस पूरी टेबल को भी एक बार याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, है ना, राइम हो गया। अब सारी वैल्यूज़ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि अगर साइन की वैल्यूज़ याद हो गई तो उसी को पलट देंगे तो हो जाएगा क्या, कोसेक, मतलब उसी का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक हो जाएगा। उसी तरह अगर कॉस याद कर लेंगे तो उसी के रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे, सेक थीटा। टैन याद कर लेंगे तो उसी के रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे कॉट थीटा। तो मतलब आधा तो काम ऐसे ही हो गया,
मतलब हमें सिर्फ साइन, कॉस और टैन याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें से भी मैं तो कहती हूँ कि आपको सिर्फ साइन याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ याद कर लो, बाकी अपने आप याद रहेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। साइन थीटा की वैल्यूज़ सिर्फ याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको ऐसे ही बोल के याद कर लो, 3 बार बोलो, देखो अपने आप याद हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, एक और बार बोलो मेरे साथ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कौन से डिग्रीज के लिए हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए है। चलो, साइन थीटा तो मैम आपके कहने पे हमने याद कर लिया। अब कॉस थीटा कैसे याद करेंगे? कॉस थीटा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो साइन थीटा का ऑर्डर था ना, उसी का एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर है। देखो, साइन थीटा में सबसे आखिरी में था 1, यहाँ पर सबसे पहले है 1, उसके बाद उससे पहले यहाँ था √3/2, यहाँ उसके बाद है √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0। मतलब मज़ेदार, साइन थीटा का जो सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस को पलट दो तो हो गया कॉस थीटा। तो देखो, कॉस थीटा का भी काम बन गया। कॉस थीटा आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइन थीटा याद किया है तो उसी को पलट दो तो बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद है टैन थीटा। अब टैन थीटा की वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे? यार हमें तो पता ही है ना टैन थीटा क्या होता है। टैन थीटा जो है ये क्या होता है? ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होता है ना। कैसे पता होता है? क्योंकि भाई हमें तो पता है टैन थीटा क्या होता है, P/B, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ऊपर P बाई दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम H से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, P/H डिवाइडेड बाई B/H। तो P/H क्या होता है? साइन थीटा। B/H क्या होता है? कॉस थीटा। तो बच्चों टैन थीटा जो है ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप खुद ही देख लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 0, 1/2 बाई √3/2 क्या आ जाएगा, 1/√3। तो एग्जैक्टली वही है, √3/3 इज बेसिकली 1/√3। मतलब इसको अगर आप कम कॉम्प्लिकेटेड करना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 1/√3। यहाँ पर देखो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 हो जाएगा 1। यहाँ पे √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये हो जाएगा √3 और हो जाएगा 1/0। एनीथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो टैन थीटा भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा याद हो गया है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा। हालांकि क्विकर कैलकुलेशन के लिए जैसे ही आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अपने आप बाय डिफॉल्ट ये याद हो जाएगा, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। इतना ही तो याद करना है। ठीक है, ये 3 याद हो गए तो हमारा काम वैसे ही हो चुका है। कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा के वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स हैं। उसी तरीके से सेक थीटा की अगर हम बात करें तो ये कॉस थीटा के वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स हैं। और उसी तरह कॉट थीटा की अगर बात करें तो वो टैन थीटा के वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स हैं। बस इतनी सी बात है और हमारा ये जो टेबल है ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ चुका है ना। लेकिन बच्चों फिर से बता देती हूँ कि ये जो टेबल है ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर बेस करके आज ही नहीं बल्कि हायर स्टडीज़ में, आपकी 11th में, 12th में, कॉलेज में, कहीं पर भी जाके जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो मतलब आप समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का ये ABC है। ठीक है, तो इसीलिए ये वैल्यूज़ आपको एकदम अच्छे से आपको याद रहना ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ कि 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ ही आपको मुँह ज़ुबानी याद हो जाएगा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉट एवर वी डिस्कस्ड सो फार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ओके। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? अभी तो फिलहाल मैंने ये टेबल भी यहाँ पर रखा हुआ है। साइन 60 डिग्री, तो साइन का तो हमने याद किया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एग्जैक्टली। तो यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? वही जो साइन 60 डिग्री था, क्योंकि कॉस के केस में तो पूरा सीक्वेंस ही पलट जाता है। तो कॉस 30 डिग्री इज अगेन √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 0, 1/2 यानी कि साइन 30 हो गया 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 यानी कि अगेन साइन
पलट जाएगा तो 1/2 ही होगा cos 60 डिग्री, सो दिस इज 1/2। तो यानी कि ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इज 3/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने पिक किया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 से। ठीक है, ओके। तो यहाँ बताया गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्रीज। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस वैल्यूज़ लिखनी है, लेकिन इन वैल्यूज़ को करेक्टली लिखने के लिए ये टेबल आपको याद होना चाहिए और एग्जाम में ये टेबल दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है ना, सो दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रिक। sin 30 डिग्री इज़ 1/2 0 1/2 प्लस tan 45 डिग्री tan 45 0 1/√3 1, तो tan 45 डिग्री इज़ 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री यानी कि 2/√3। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री। sec 30 cos का उल्टा चलेगा तो sec 30 डिग्री इज 2/√3। उल्टा चलेगा मतलब रेसिप्रोकल होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल। ओके, cos 60 डिग्री क्या है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री इज ऑल्सो 1। ठीक है, ओके। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर न्यूमरेटर की बात करें तो 2√3 ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों डिनोमिनेटर है ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा ऊपर 2√3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 3√3 प्लस 4 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी बच्चों √3 आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम नीचे डिनोमिनेटर में जो है ना हमें कभी भी √ओवर नहीं चाहिए होता है, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए होता है। तो अब देखो 3√3 प्लस 4 को अगर हम 3√3 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में होगा, विच विल बी इक्वल टू a² माइनस b², है ना। तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है नीचे से हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा और वही हमारा टारगेट है। अब ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर यानी कि a² माइनस b²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो a² यानी कि 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 सो 27 प्लस b² यानी कि 16 माइनस 2 इंटू a इंटू b और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 27 माइनस 16। ठीक है, तो 27 प्लस 16 पहले करेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 √3 डिवाइडेड बाई 11। तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर। तो देखो आंसर हम किस फॉर्म में लिखना प्रेफर करते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ना हो, इरेशनल नंबर ना हो जिसके डिनोमिनेटर में, तो वैसा कुछ हमने लिख ही दिया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट दैट आपको वैल्यूज़ करेक्टली याद होने चाहिए। इसीलिए ये वाला जो हमारा टेबल है ना, दिस टेबल इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये टेबल आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार याद करना है। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये वैल्यूज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और साथ ही साथ ये भी पूछ लेती हूँ कि क्या आप लोग मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो फिर तो मेरे साथ धोखा हो रहा है
है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए इस वीडियो को देखना काफ़ी नहीं है, मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ इस क्वेश्चन के साथ, जो कि मैंने लिया है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, बड़े ध्यान से इसको देख लो, tan a प्लस बी जो है ये √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी जो है दैट इज 1/√3 ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। फाइंड a एंड b की वैल्यूज निकालनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी पीजी वाला क्वेश्चन है। tan a प्लस बी की वैल्यू है √3, tan किस डिग्री के लिए उसकी वैल्यू √3 होती है, टेबल पे नज़र मारते हैं, tan वाली लाइन पे हमारा पूरा फोकस है ना। तो देखो √3 कब होता है, जब tan की वैल्यू होती है 60 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री जो है ये भी √3 होती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट इज 60 डिग्री, कह ही सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा रिलेशन कहता है tan a माइनस बी इज 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है, यानी कि tan 30 डिग्री जो है दैट इज 1/√3। तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी की जो वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर ना बिल्कुल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे पहुँच जाओ। दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी वेरिएबल्स ही तो हैं क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो बहुत ही आसान सी बात है। हम क्या करेंगे, मान लो इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम लोग 1 और 2 को कर देंगे ऐड, तो 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 60 प्लस 30 दैट इज़ 90। तो यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 निकल गई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 माइनस 45 दैट इज़ 15 डिग्री। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमने लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ स्टेटमेंट्स और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। मतलब ये वही बचपन वाले ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही तगड़े तरीके से टेस्ट कर लेता है कि भाई कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है ना। तो पहला स्टेटमेंट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या ये सही है? देख करके तो लग रहा है कि सही होगा, लेकिन क्या ये सचमुच सही है, ये देखने के लिए लेते हैं एक एग्जांपल्स। मान लेते हैं, लेट अस सपोज a की वैल्यू है 30 डिग्री और b की वैल्यू है 60 डिग्री, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो फिर साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 यानी कि साइन 90 डिग्री, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब साइन a प्लस साइन b अगर हम करते हैं तो क्या होगा, साइन a बोले तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, यानी कि इनकी वैल्यू कुल मिला के है 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 1 के बराबर तो नहीं है ना। तो यानी कि मैंने साइन a प्लस बी की वैल्यू अलग से निकाली, साइन a प्लस साइन b की वैल्यू अलग से निकाली, और मैंने देखा कि इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ फॉल्स, इवन दो देख के लग रहा था कि शायद सही होगा बट रियलिटी में सही नहीं है। अगला स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। क्या ये सही है? ये टेबल साफ साफ बता देगा हमें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यूज़ पे फोकस करो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1/2 बढ़ा, 1/2 से 1/√2 बढ़ा, 1/√2 से √3/2 और उससे 1, यानी कि थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यानी कि दिस इज ट्रू।
तीसरा स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस थीटा बढ़ रहा है। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, मैंने तुरंत से बता दिया। कैसे? क्योंकि साइन थीटा को ही जब हम पलट देते हैं, साइन थीटा के सीक्वेंस को जब पलट देते हैं तो वही तो हो जाता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा के केस में वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ रही होती है, कॉस थीटा के केस में ये 1 से 0 की तरफ घट रही होती है। एग्जैक्टली तो कॉस थीटा के केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती रहेगी। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स। उसके बाद है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा के हर वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है? क्या बकवास क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है यार, साफ साफ दिख तो रहा है। सारे जीरो, जब 0 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री 0 है और वहीं कॉस 0 डिग्री 1 है। तो यानी कि थीटा की सेम वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा सेम नहीं होती है। तो यानी कि दिस इज ऑल्सो फॉल्स। और हमारा आखिरी स्टेटमेंट इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, कॉट के टेबल पे चले जाते हैं, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ पर ये बात तो सही कही गई है। सो दिस इज ट्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आ चुके हैं इसी चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर विच इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखें, सबसे पहले ये समझना होगा कि आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी जो है ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जो वेरिएबल्स के सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। मतलब ये इक्वेशन, आइडेंटिटी भी एक तरह का इक्वेशन होता है। इक्वेशन बोले तो सिंपल बात करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है x + 1 = 2, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीज़ें, दो वैल्यूज इक्वेट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये एक ऐसा इक्वेशन है जो वेरिएबल के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ट्रू है। जैसे मान लो x + 1 = 2, ये x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू 1 हो तो दिस इक्वेशन इज ट्रू, लेकिन अगर x की वैल्यू 10 हो तो दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। अगर x की वैल्यू 25 हो तो दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है, बट ये एक इक्वेशन है जो वेरिएबल के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ट्रू है। लेकिन क्या ऐसा इक्वेशन भी हो सकता है जो वेरिएबल के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू हो? अगर ऐसे इक्वेशन एग्जिस्ट करें तो उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो x के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है, यानी कि वो इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगा, राइट। x की वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, -1 हो, -25 हो, कोई से भी वैल्यू हो, बट वो इक्वेशन ट्रू रहेगा। तो वैसे इक्वेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी जिसके अंदर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिलता है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारी चीज़ें अगर हमें आइडेंटिटीज़ के अंदर देखने को मिलें तो उन्हें हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ये तो समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे 3 ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें से पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू चाहे आप जो मर्जी डाल लो, 30 डिग्री डाल लो, 45 डिग्री डाल लो, 90 डिग्री डाल लो, कोई भी वैल्यू डाल लो, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। हमेशा sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। तो यानी कि थीटा के सभी वैल्यूज़ के लिए ये हमेशा ट्रू है, इसीलिए ये एक आइडेंटिटी है। चूँकि इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि sin थीटा, cos थीटा, इसलिए ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये तो है हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आई एम श्योर कि आप लोग इसको नोट भी करते चले जा रहे हो, नहीं तो फिर बाद में आप कॉमेंट पर बताओगे कि मैम अब हम नोट्स कैसे बनाएं। भाई नोट्स कैसे क्या बनाना है? जब इस वीडियो को देख रहे हो उसी समय वीडियो देखते देखते नोट्स बनाना है, और क्या, सिंपल है ना। ओके, तो अब चलो आगे बढ़ेंगे। तो पहला आइडेंटिटी सबको क्लियर हो गया, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अब देखते हैं हमारा दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमेशा 1 + tan² थीटा = sec² थीटा।
ठीक, और अब देखेंगे हम तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो सेकेंड और थर्ड तो काफ़ी सिंपल है बिकॉज ये सेम फॉर्मेट में है। टैन की जगह उसी का को टैन हो गया यानी कि कॉट हो गया, और सेक की जगह उसी का कोट सेक हो गया, राइट, उतना ही फर्क है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गए हैं क्या, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और अब हम देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस में हम देखेंगे किस तरीके से इन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से हम कई अलग अलग तरह की चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सिर्फ इस वीडियो में मान लो मैं 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन करा दूँ आपको, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को देखना काफ़ी नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पैटर्न के कई सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर क्या होगा कि आप एक नैक आपको आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कहाँ पे कौन सा स्टेप करना है, कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। वो सारी जो इंट्यूशन है ना, वो आपकी तब बिल्ड होगी जब आप खुद से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलो सभी लोग तैयार हो जाओ, बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से हम करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व, और आपको भी मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो कौन कौन है जो ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं और जितने भी क्वेश्चन मैं आगे कराने वाली हूँ इस पूरे वीडियो में, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन मेरे साथ किए हैं, जिन्होंने भी ऐसा किया है वो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। तो चलो फिर से समय आ गया है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का, और वीडियो देखना नहीं है, हमेशा की तरह बार बार कह रही हूँ कि मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी अभी हमने 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे, और अब हम देखेंगे कि इन आइडेंटिटीज के हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है, ये हमने लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉस ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब साइन ए के टर्म्स में मुझे सेक ए को लिखना है, कॉस ए को लिखना है, टैन ए को लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मदद लेंगे हम पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जो कहता है जो कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही थीटा की जगह यहाँ पर ए है। ठीक है, तो अब इससे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से बहुत ही आराम से हम लिख सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसे बहुत ध्यान से हमने क्या किया, हमने कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में लिख दिया, तो यानी कि एक का तो काम हो गया, है ना। अब बारी है सेक ए की। अब हमें क्या पता है बच्चों, सेक थीटा जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए को हमने ऑलरेडी लिख रखा है साइन के टर्म्स में, तो यहाँ पर भी कॉस ए की जगह हम लिख देंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब देख लो, यहाँ पर हमने सेक ए को भी लिख डाला है साइन ए के टर्म्स में, मतलब ये दूसरा काम भी हो गया है। अब बचा टैन ए। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए को तो साइन ए ही रखेंगे क्योंकि हमें साइन ए के टर्म्स में ही तो लिखना है। कॉस ए की जगह हम ये लिख देंगे, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो टैन ए को भी हमने लिख दिया साइन ए के टर्म्स में, तो तीसरा काम भी हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हेल्प से हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर बोला गया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मतलब कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं और इन्हें हमें प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, जो भी रिलेशंस हमें पता है उनका हेल्प लेते हुए हम इन्हें प्रूव करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इनको प्रूव करने में ना बहुत मज़ा आता है, मतलब इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू प्रूव दीज, एंड यू विल एक्चुअली सी इट फॉर योरसेल्फ। जब आप खुद से इनको प्रूव करने की कोशिश करोगे, 2-4 खुद से ट्राई करोगे ना, तो बिल्कुल मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
तो बच्चों कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो गया 1/sin थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। ये बेसिक रिलेशंस तो हमें पता ही है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, वो लिख लिया हमने। अब देखो नीचे क्या है, दोनों तरफ साइन थीटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 - कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत इधर भी नज़र रखना है कि राइट हैंड साइड में क्या है, इसको किसके साथ इक्वेट करना है। तो देखो राइट हैंड साइड में ऊपर है 1 - कॉस थीटा, नीचे है 1 + कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर मुझे साइन की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कॉस की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम किसकी मदद लेंगे, अभी अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, जो कह रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ऊपर है 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसे हम 1 - कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा लिख सकते हैं। नीचे है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बोले तो 1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a + b इंटू a - b, तो यानी कि a + b, यहाँ पर a है 1 और b है कॉस थीटा, तो a + b इंटू a - b, तो 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1 - कॉस थीटा, नीचे बचा 1 + कॉस थीटा, और एग्जैक्टली यही चीज़ है हमारे राइट हैंड साइड में। तो हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से और हमने इसको प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के बराबर, हेंस प्रूव्ड। तो चलो बच्चों अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 4 है। ओके, मैं यही उम्मीद अभी भी रख रही हूँ कि पिछला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया होगा और आप उसको प्रूव कर पाए थे सही ढंग से। तो यहाँ पर भी है एक और सिमिलर आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया, मुझे पर्सनली सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। एक ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में शुरू करते हुए उसे राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट कर देते हैं एंड हेंस प्रूव्ड। दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की एक वैल्यू निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, उसकी एक वैल्यू निकालते हैं और ये दोनों वैल्यू बराबर हों, तो उस तरीके से भी हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही अप्रोच हमारे पास होता है। ओके, तो चलो यहाँ पर पहले शुरुआत तो करो मैम, फिर देखते हैं कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 + sec a डिवाइडेड बाई sec a। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो ना, किसने मना किया है, तो लिख दिया हमने। अच्छा, उससे भी पहले ये बता दूं कि मैंने सेक ए को cos ए लिखा क्यों, क्योंकि अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो वहां पर साइन थीटा cos थीटा है, तो यानी कि एक तरफ सेक थीटा एक तरफ साइन थीटा cos थीटा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो दोनों ही तरफ हम चलो एक काम करते हैं, साइन थीटा cos थीटा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी सोच के साथ हमने सेक ए को cos ए के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो नीचे भी हम सेक ए की जगह लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, अब ऊपर अगर cos ए को हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos ए + 1 डिवाइडेड बाई cos ए डिवाइडेड बाई 1/cos ए। तो अब ये cos ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ए + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये वैल्यू मिल गई cos ए + 1, बट हमें इसे इसके बराबर प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 - cos ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की जर्नी को यहीं पे रोक देंगे और अब शुरू कर देंगे राइट हैंड साइड की जर्नी को।
मतलब अगर हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया cos a प्लस 1, राइट हैंड साइड को भी अगर हम cos a प्लस 1 के बराबर प्रूफ कर दें तब भी तो प्रूफ हो जाएगा ये आइडेंटिटी, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो चलो अब राइट हैंड साइड की कहानी शुरू करते हैं, विच इज साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बच्चों, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच का एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने सीखा, जो कि था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो चलो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब ज़रा नज़र मारो, लेफ्ट हैंड साइड में भी मिला था कॉस ए प्लस 1, यहाँ भी मिल गया 1 प्लस कॉस ए, दोनों बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। कर दिया हमने प्रूफ। तो चलो बच्चों, अब आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि अगेन हमने एक्सरसाइज 8.3 से लिया है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 में आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 में आपको इस तरह के आइडेंटिटी प्रूव करने वाले ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग ज़रूर से उन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना। इनफैक्ट मेरे साथ इतने सारे क्वेश्चंस कर लेने के बाद आई एम प्रिटी श्योर कि वो क्वेश्चंस आप खुद से कर लोगे, बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। और मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि डिनोमिनेटर में रूट ओवर का होना हमें पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं टू गेट रिड ऑफ द रूट ओवर। कैसे करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ हम रूट ओवर 1 प्लस साइन ए से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ऐसा कर देने से क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से, न्यूमरेटर को देखो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और रूट ओवर दोनों आ गया, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी है और रूट ओवर भी है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है रूट ओवर है, दोनों नलीफाई कर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ तक वैल्यू लाके हम रोक देते हैं, और अब हम अपना फोकस को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, सेक ए है, टैन ए है, सेक ए टैन ए, इन सभी को हम साइन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे। तो चलो अब हमारा सारा फोकस है राइट हैंड साइड पे, जहाँ पर क्या है, सेक ए प्लस टैन ए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, एंड दैट्स इट। इतनी सी बात थी, क्योंकि इधर भी हमें 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए ही मिला था, और यहाँ भी हमें 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए मिल गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, यानी कि हमने इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं हमारे आज के इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। जी हाँ, मैं यही आखिरी क्वेश्चन आप सभी को कराने वाली हूँ, लेकिन आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद आपको और भी ढेर सारे बचे हुए क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी के हो, चाहे आरएस अग्रवाल के हो, चाहे आरडी शर्मा के हो, जो भी बुक आप फॉलो करते हो उससे आप और भी ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो फिलहाल हमारा फोकस
करते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां पर एक और आइडेंटिटी को हमें करना है प्रूफ। और हमारा अप्रोच अभी भी बिल्कुल वही रहेगा, जहां पर हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है और एक और राइट हैंड साइड भी है, मतलब 3 चीज़ों को प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि इसको इसके बराबर प्रूफ कर देंगे। ये प्रूफ कर देंगे कि ये इसको लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर देंगे। फिर हम राइट हैंड साइड को भी tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर देंगे। अगर ऐसा प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपस में भी इक्वल ही हैं, है ना। तो यही अप्रोच रखते हुए चलो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, जहाँ पर है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। एग्जैक्टली, स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही जवाब। तो ये सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, बहुत अमेजिंग है। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेल सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 / sin स्क्वायर ए, है ना। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। अरे भाई, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए को हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। और अब तक में इतना तो पता ही है कि साइन ए बाई कॉस ए होता है tan ए, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, इसको हमने tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर दिया। ग्रेट, अब फोकस करेंगे हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, 1 - tan ए डिवाइडेड बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी जो है ना हम साइन कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो 1 - tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। उसी तरीके से cot ए को लिख सकते हैं cos ए बाई साइन ए। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए का होल स्क्वायर। तो इस ऊपर में होल स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे इसको cos स्क्वायर ए लिख दिया। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या गेम खेल गए। अब आप बोलोगे कि मैम cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं इट इज़ एज गुड एज मैंने लिखा 2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - 2 का होल स्क्वायर। अब 2 - 1 1 होता है, 1 - 2 -1 होता है, लेकिन जब होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों की वैल्यू 1 ही तो आएगी, है कि नहीं। चूंकि होल स्क्वायर कर दे रहे हैं तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर कर रहे हैं कि नेगेटिव का होल स्क्वायर कर रहे हैं, बट आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। तो एग्जैक्टली उसी लॉजिक के साथ cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1/cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1/sin स्क्वायर ए। इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए अगेन, है ना। तो यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दिया, एंड दैट्स वाई प्रूव्ड, है ना। तो इसी तरीके से बच्चों अब आप और भी ढेर सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पे फंसते हो तो आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो, बट प्लीज़ जब भी आप learnerhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे डाउट पूछो, प्लीज़ बी मोर स्पेसिफिक। या तो आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के उसमें डाल दो और बता दो एग्जैक्टली क्या डाउट है, राइट। अगर आपने उसे सॉल्व किया है और आंसर नहीं आया है और आप ये समझना चाहते हो कि गलती कहाँ पे थी, तो अपने सॉल्यूशन की फ़ोटो खींच के डालो और फिर अपना क्वेश्चन पूछो।
ताकि हमें पता रहे कि एग्जैक्टली आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको एक बिल्कुल अपने हिसाब से पर्सनलाइज्ड 1-on-1 क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए लर्नो हब स्वयं भी है आपके लिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसी के साथ अब हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो यहाँ तक ज़रूर देखा होगा और मेरे साथ साथ आप सभी ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। और अगर आपने ऐसा किया है तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो हमेशा की तरह आप क्या करोगे, कॉमेंट में मुझे लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अपने टेक्स्ट बुक में जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस और बच गए हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे आरएस अग्रवाल हो, कोई सी भी बुक जो आप फॉलो करते हो, उस बुक में से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर गलती से कहीं आप अटक जाते हो, कहीं पे आप फंस जाते हो, आपको डाउट आता है, तो आप बिंदास पूछ सकते हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे ऑन learnohub.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। इतना ही नहीं, अगर इन सब के बावजूद भी आपको लगता है कि आपको पर्सनलाइज्ड 1-on-1 क्लास की ज़रूरत है फॉर एनी डाउट्स और एनी प्रैक्टिस दैट यू नीड ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो आप बुक कर सकते हो लर्नो हब स्वयं की 1-on-1 क्लासेस। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ आज तो मैं चलती हूँ, लेकिन मैं जल्द मिलूंगी एक और मजेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।